इसका रखा 16 कर दे। हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों को आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। थोड़े स्वास्थ्य के कारण आज और मैं रेस्ट लेता, पर मैं सोचा तुम्हें रेस्ट नहीं देता। तो चलिए एक और बढ़िया से क्वेश्चन करते हैं। जीवन एक संघर्ष है, जीतना तो है ही। एक सोने जैसी चीज को भी चमकने से पहले तपना पड़ता है। तो तुम्हें यदि लगता है कि तुम्हारा मौज से सोने जैसी चमक पालोगे तो सुनो, लोहे जैसा जंग के काबिल भी नहीं होता इंसान जब तक कि वो उस संघर्ष, उस स्ट्रगल की आग में अपने आप को नहीं झोंकता। तो झोंक दो, खुद को बना दो ईंधन, चमक आ जाएगी। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही जोड़ा है। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। युग्म का अर्थ क्या होता है? जोड़ा। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से तो कोई चीज विशेष, विशेष का उल्टा होता है सामान्य। विपत्ति, विपत्ति संपत्ति। स्वतंत्रता, इसका उल्टा होता है परतंत्रता। स्वाधीनता का उल्टा होता है पराधीनता। लेकिन वक्र माने टेढ़ा और ऋजु माने सीधा। तो वक्र का उल्टा क्या होता है? ऋजु। ये आपका बिल्कुल विलोम का सही जोड़ा है। ये विलोम का एकदम सही जोड़ा है। आगे कहता है साहचर्य। साहचर्य का सही विलोम क्या होगा? आपके उत्तर की प्रतीक्षा में साहचर्य का सही विलोम क्या होगा? साहचर्य शब्द का सही विलोम क्या होगा? साहचर्य शब्द का सही विलोम तो याद रखिएगा, साहचर्य का अर्थ होता है कि आपकी किसी से मित्रता, आपका किसी से बंधु भाव, अर्थात आपका किसी से याराना। जहां भी आपकी मैत्री बंधुत्व, वहां पे आप एक साथ रहते हैं। अर्थात इसका कहीं ना कहीं मतलब क्या है कि आप एक साथ हैं। भाई बंधुत्व का मतलब क्या है? भाईचारा, एक साथ। अब विलोम की बात होगी तो इसका विलोम का कहीं ना कहीं मतलब अलग अलग से होगा। भाई अगर एक साथ का विलोम देखोगे तो अलग अलग बनेगा। अब वैमनस्य अर्थात किसी से दुश्मनी, उल्टा हो जाता है सौमनस्य। असहयोग का उल्टा सहयोग। विनियोग ये नहीं बन रहा। तो साहचर्य का क्या होगा बच्चा? अलगाव। साहचर्य मतलब साथ और अलगाव आदि अलग अलग। अलगाव माने अलग अलग। मुखर का विलोम शब्द। विपक्ष ने सरकार का मुखर विरोध किया। अक्सर आप ये वाक्य देखते होंगे कि विपक्ष ने सरकार का मुखर विरोध किया। विपक्ष ने सरकार का मुखर विरोध किया। मुखर अर्थात बहुत ज्यादा बोल बोलकर विरोध किया। संसद में मुखर विरोध किया। यदि कोई बहुत ज्यादा बोल रहा है तो इसका अर्थ क्या होगा? उल्टा क्या बनेगा इसका? कि वो व्यक्ति चुप रहकर विरोध करेगा। और चुप का एक अर्थ मौन भी होता है। तो मुखर का विलोम शब्द बनेगा मौन। मूक नहीं बनेगा। मूक, विरोध तो हो रहा है लेकिन मौन रहकर विरोध हो रहा है। तख्ती आदि दिखाकर, बैनर पोस्टर दिखाकर विरोध हो रहा है। तो मुखर का विलोम शब्द, सही विलोम शब्द मौन होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अध्यवसाय का विलोम शब्द क्या होगा? अध्यवसाय का विलोम शब्द क्या होगा? जैसे एक शब्द है अध्यवसाय। अध्यव जैसे होता है ना, अध्यवसाय एक शब्द है, इसका विलोम क्या होगा? अध्यवसाय का विलोम शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। और ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे बताऊं तो इसे आप ऐसे मत समझिएगा और बिल्कुल सीधा आ जाएगा, बिल्कुल सीधा। आपने कई देखे होंगे कि जिसमें जैसे असूया, असूया का विलोम बनाते हुए हम अन लगा देते हैं।
तो यहां भी अनध्यवसाय, अध्यवसाय, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? अनअध्यवसाय। इस चीज का मतलब आप समझ लीजिएगा, इस चीज का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। अन लगा के आप बिल्कुल सही आंसर बना सकते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है आपका, कृतज्ञ का विलोम क्या है? देखो कितना फेमस क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? कृतज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो देखिए, जब आप किसी पर उपकार करते हो और यदि वो व्यक्ति आपके उपकार को माने, उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला, उसे कृतज्ञ कहते हैं। अर्थात इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि जो उपकार ना माने, तो जो उपकार नहीं मानता उसे कृतज्ञ कहते हैं। वो कहता है कि मुझ पे कोई एहसान नहीं है। कृतज्ञ अर्थात उपकार को नहीं मानने वाला। तो याद रखिएगा, कृतज्ञ आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आगे आ जाता है, उन्मूलन का सही विलोम शब्द क्या होगा? उन्मूलन एक शब्द होता है, इसका विलोम बताइए। उन्मूलन का विलोम शब्द आप बताइए कि उन्मूलन का विलोम क्या होता है। जैसे सरकार ने 2025 तक टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। अक्सर आप अखबार पढ़ते हो, इस तरीके का कोई वाक्य पढ़ते होंगे कि सरकार ने 2025 तक टीबी नाम की बीमारी के उन्मूलन का लक्ष्य है। तो यहां पढ़ के हमें पता चल रहा है, उन्मूलन का मतलब है उसको मिटाने का लक्ष्य है, उसको जड़ से उखाड़ देने का लक्ष्य है। अब जब किसी चीज को आपने उखाड़ दिया तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? चीज को लगा देना, चीज को रोप देना। जैसे कहते हैं ना कि वृक्ष का उन्मूलन और वृक्ष का रोपण, तो शब्द क्या बन जाता है? वृक्षारोपण। रोपण का मतलब होता है उस चीज को लगाना और उन्मूलन का अर्थ होता है किसी चीज को उखाड़ देना या मिटा देना। तो याद रखिएगा, डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला आ जाता है अधुनातन। अधुनातन शब्द का विलोम बताइए। अधुनातन शब्द का विलोम बताइए। अधुनातन, जैसे अवनत, अवनत का उल्टा होता है उन्नत। यदि कोई व्यक्ति उन्नति कर रहा है तो उसका उल्टा हो जाता है अवनत। अद्यतन का इसका हो जाता है प्राचीनतम। यह मुझे कैसे पता चला? अद्य या आद्य शब्द जो होता है इसका अर्थ होता है आज। अद्यतन का मतलब आज से संबंधित, तो आज का उल्टा क्या हो जाएगा? प्राचीन। इसी तरह याद रखिएगा, अधुनातन का अर्थ होता है आधुनिक। जो चीज आज की हो, आधुनिक हो। आधुनिक समाज, अधुनातन समाज। आधुनिक का विलोम क्या बनेगा? पुरातन। पुरातन माने पुराना समाज या प्राचीन समाज। फिर से समझ लीजिए, अधुनातन का अर्थ होता है आधुनिक। आधुनिक का उल्टा क्या हो जाएगा? प्राचीनतम। तो बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आ जाता है, एक वाक्य शुद्ध है। इसमें से एक वाक्य शुद्ध है। ए बी सी डी में से आप आंसर ढूंढिए। इनमें से एक शुद्ध है तो बाकी आपको 3 गलत करने पड़ेंगे। खेत जोतने के पारंपरिक उपादान और हल। हल का एक अर्थ उपादान भी होता है, यहां पर उपादान न करके उसको साधन करना चाहिए था। खेल जोतने के पारंपरिक साधन हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। निरपराधी में बताया हूं कोई शब्द नहीं होता, शब्द निरपराध होता है। फिर से सुन लीजिए, यह बहुत बार आता है, शब्द निरपराध होता है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है, उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है। यहां पर स्त्री के लिए तो नृत्यांगना सही है, लेकिन पुरुष के लिए नृतंग होता है। पुरुष के लिए क्या होता है? नृतंग। फिर से समझ लीजिए, यदि कोई पुरुष डांसर है तो नृतंग, और यदि कोई स्त्री डांसर है तो नृत्यांगना। इसका मतलब ये तीनों के तीनों गलत हो गए। सीधा सीधा डी हमारा सही होगा कि शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, जन के उपयोगी, जो जन के काम आ सके
उसके उपयोगी। याद रखिएगा पुल्लिंग होता है नृतंग और स्त्रीलिंग में बदलोगे तो होगा नृत्यांगना। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, एक वाक्य शुद्ध है। इन चारों में से एक वाक्य सही है, 3 गलत हैं। स्वामी विवेकानंद जी का भाषण सुना, आज उनकी पुण्यतिथि है। स्वामी विवेकानंद जी का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ने का मतलब होता है लज्जित हो गए। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास माने हंसी मजाक बनाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। हो सकता है सही हो। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। देखिए, बाजार का कोई एक मालिक नहीं होता, तो बाजार का अवकाश नहीं होता, बाजार की बंदी होती है, ऑफिस का अवकाश होता है। फिर से सुन लीजिए, साप्ताहिक बंदी होती है, ऑफिस का अवकाश होता है। यह भी गलत हो गया। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही थी, तो वैधव्यता का मतलब है विधवा वाला जीवन। अब सोचो, विधवा शब्द से पता चल रहा है कि कोई स्त्री ही होगी, तो इस स्त्री का दोबारा इस्तेमाल गलत है। यहां पर स्त्री शब्द नहीं आएगा। मैं स्व परिवार सानंदित हूं, सानंदित नहीं होता, मैं स्व परिवार आनंदित हूं। सानंदित का जगह आनंदित होना चाहिए था। तो ये बी, सी और डी तीनों गलत है। ए आपका बिल्कुल शुद्ध सही आंसर है। अगला प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? इनमें से 3 शुद्ध हैं। फिर से सुन लीजिए, इन चारों में से आपको अशुद्ध ढूंढना है, तो 3 इसमें से शुद्ध है, 1 इसमें से अशुद्ध है। वह दंड देने के योग्य है। वह दंड देने, बच्चा दंड देने के योग्य नहीं होता। कोई व्यक्ति दंड पाने के योग्य होता है या दंड का पात्र होता है। दंड का पात्र होता है, वह दंड का पात्र है, वह दंड का पात्र है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, बिल्कुल सही। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, यह भी सही। उन्होंने अभी अभी खाना खाया है, यह भी सही है। जो अशुद्ध है वो ए वाला है, उसको शुद्ध करोगे तो क्या आएगा? वह दंड पाने का योग्य है या वह दंड का पात्र है? वह दंड का पात्र है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? फिर से आपका यही क्वेश्चन आ जाता है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? आप याद रखिएगा, 3 से 4 क्वेश्चन वाक्य अशुद्धि शुद्धि के आते हैं। वाक्य अशुद्धि शुद्धि के आते हैं आपके पेपर में। कौन सा वाक्य शुद्ध है? आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। बुद्धि, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी। चारों के चारों वाक्य किसी एक चीज की ओर इशारा कर रही है। अब हमें यह जानना होगा कि बुद्धि विचित्र होती है, अलौकिक होती है, दैवीय होती है या विलक्षण होती है। हम जानते हैं आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे। आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे, और वैज्ञानिक अर्थात जिन व्यक्तियों की बुद्धि होशियार होती है, और होशियार के लिए एक शब्द विलक्षण भी होता है, मेधावी, विलक्षण। तो याद रखिएगा, ए वाला आपका वाक्य शुद्ध है, बाकी तीनों के तीनों आपके वाक्य अशुद्ध हैं। तो आपका उत्तर क्या जाएगा छोटे? उत्तर हो जाएगा ए। किस किस का सही है लिखकर बताइए। अगला प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। यहां आपको 3 गलतें, 1 शुद्ध है। 3 को गलत करो, चौथा आपका आंसर होगा। 1 शुद्ध बताना है आपको। यह रुमाल अच्छी है, तो रुमाल पुल्लिंग होता है, तो यहां पर अच्छा आएगा। उसकी दही खट्टी है, दही भी पुल्लिंग होता है, यहां पर खट्टा आएगा। उसकी दही खट्टा है। कई हाथियां जा रही हैं, कई हाथियां जा रही हैं, कई हाथियां नहीं होता, कई हथिनी जा रही हैं, कई हथिनी
जा रही हैं, उसका मकान बहुत अच्छा है, इसमें कोई गलती नहीं है, बाकी इन तीनों में जो गलती है वो मैंने ठीक कर दी। बच्चा दही, खाने पीने की चीज, दही दूध पानी, ये पुल्लिंग होते हैं। रुमाल भी पुल्लिंग शब्द है, तो वह रुमाल अच्छा है, उसकी दही खट्टा है, कई हथनी जा रही हैं, कई हथनी के आगे कई लगने से ये एक आपका पूरा का पूरा बहुवचन बन गया। तो इसमें जो शुद्ध है वो होगा उसका मकान बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न है, एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, इनमें से एक ऐसा शब्द है जो शुद्ध है, 3 इसमें गलत है। आंसर देने की बारी आपकी, बॉल आपके पाले में है। एक की वर्तनी शुद्ध है। देखिए, राज्य महल आपने कभी नहीं सुना होगा, राजमहल, क्या सुना होगा आपने? राजमहल। निरोग शब्द भी नहीं होता, शब्द निरोग होता है, ने के ऊपर बड़ी की मात्रा होती है। कोमलांगिनी नहीं होता, कोमलांगी होता है सिर्फ। नी की ये वाला शब्द नहीं होता, और गा में भी बड़ी की मात्रा होती है। तो ये तीनों के तीनों गलत हो गए। शब्द जो होगा वो अक्षौहिणी शैना। शब्द क्या होगा? अक्षौहिणी शैना। अक्सर आपको कंफ्यूज करेगा। 6 से क्षत्रिय के ऊपर 2 मात्रा, है के ऊपर छोटी की, और डा के ऊपर बड़ी की मात्रा। अक्षौहिणी सेना, अक्सर आपने शब्द सुना होगा। कोमलांगिनी ही नहीं होता, कोमलांगी होता है। निरोग शब्द गलत है, ये वैसे बनता है, विसर्ग संधि से बनता है निरोग, और राज्य महल नहीं होता, राजमहल होता है। क्या होता है? राजमहल। परफेक्ट बेटी। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? इन चारों में से भी एक की वर्तनी शुद्ध है। इन चारों में से भी एक की वर्तनी शुद्ध है। इन चारों में से भी एक की वर्तनी शुद्ध है। इन चारों में से भी एक की वर्तनी शुद्ध है। बताइए। द्वारका, पूजनीय, अंतर्ध्यान, या आपका आ जाता है अहिल्या। हम जानते न जाने कितनी बार पढ़ा, इसमें कोई भी ई की मात्रा नहीं होती, सीधा शब्द होता है अहिल्या। फिर से सुन लीजिए, आ, हा, ला, या। कभी कभी आपको ऐसा लिखा मिलेगा, यह गलत है, इसमें कोई भी छोटी की मात्रा नहीं होती। अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है, इसमें यह नहीं लगता, यह का लगना गलत है। पूज्यनीय नहीं होता, या तो पूज्य होता है या पूजनीय होता है। पूज्यनीय नहीं होता, यदि पुल्लिंग है तो पूजनीय, स्त्री है तो पूज्या। तो बी वाली भी आपकी गलत है। बी, सी, डी तीनों शब्दों की वर्तनी अशुद्ध है। ऑप्शन संख्या ए, द्वारका आपका बिल्कुल ही शुद्ध आंसर है। द्वारका आपका बिल्कुल ही शुद्ध आंसर है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? इनमें से एक ऐसा शब्द है जिसकी वर्तनी गलत है, जिसकी वर्तनी अशुद्ध है। निर्नुनासिक। आपने 3-4 तरीके के स्वर व्यंजन वर्ण पढ़े होंगे। एक अनुनासिक, मुंह और नाक दोनों से हवा निकलती है। एक आपका हो जाता है अनुस्वार, सिर्फ नाक से हवा निकलती है। एक निर्नुनासिक, सिर्फ मुंह से हवा निकलती है, नाक से हवा नहीं निकलती। यह भी बिल्कुल सही है। गत्यर्थ, यह भी बिल्कुल सही है। अंत चेतना, यह भी बिल्कुल सही है। यह कुछ इस तरीके का हो जाएगा, अंतः प्लस चेता, तो शब्द बन गया अंतस चेता, चेतना। अब मेरी बात यहां पे आप थोड़ी सी सुन लीजिए। ये इन दोनों की मुझको नहीं भी आती थी, तब भी मैंने आंसर ढूंढ दिया, क्योंकि मुझे पता है अन्वेषण, अन्वेषण शब्द में शाशे षटकोण की मात्रा निकलती है। छिद्रान्वेषी का अर्थात होता है कि जो व्यक्ति छोटी सी छोटी चीजों में कमी निकाल दे, छिद्रान्वेषी। तो अन्वेषण, यहां भी अन्वेषण, दोनों में शय से षटकोण की मात्रा होनी चाहिए थी। लेकिन आप देखोगे यहां से
शय से शलजम की मात्रा है, मुझसे अशुद्ध पूछा है, इसका मतलब इनके बारे में नहीं पता था, तब भी मेरा आंसर सही है। मुझे सी और डी के बारे में नहीं पता था कि ये गलत है या सही है, लेकिन मुझे इसके बारे में अच्छे से पता था कि छिद्रान्वेषी एक शब्द होता है, वही मेरा गलत है, तो बी मेरा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ए, सी और डी ये तीनों उत्तर आपके बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न कहता है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इन चारों में से एक शुद्ध है, तीन गलत है। सौहार्द अर्थात आपस में शांति, भाईचारा, बंधुत्व, उसे सौहार्द बोलते हैं कि सामाजिक सौहार्द मत बिगाड़ो, सामाजिक भाईचारा मत बिगाड़ो। अब आपको यह बताना है सौहार्द की सही स्पेलिंग क्या है, ए, बी, सी या डी, ए, बी, सी या डी। पीसीएस मेंस में आया है। हिंदी की अपनी एक अलग वैल्यू होती है, हिंदी में एक भी नंबर ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, इस बात का चैलेंज है। तो याद रखिएगा ये जो शब्द होता है सौहार्द, ये जो शब्द होता है आपका सौहार्द, ये बिल्कुल सही शब्द है, बाकी सौहार्द की ये तीनों वर्तनी गलत है। अगला उत्तर आ जाता है शुद्ध वर्तनी कौन सी है। जब आप कोई परीक्षा देते हैं, उस परीक्षा में पास हो जाते हैं, तो उसी के लिए एक शब्द है यहां पर। किसी भी परीक्षा में पास हो जाने को आप शुद्ध रूप से क्या कहते हो, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण, उत्तीर्णी, उत्तीर्ण। आपको बताना है इसमें से सही वर्तनी कौन है। यह कभी भी आपने शब्द नहीं सुने होंगे। जब भी आप घर आके बताते हो कि मैं पास हो गया, अर्थात मैं उत्तीर्ण हो गया। क्या हो गया, उत्तीर्ण। रे पहले आएगा, डा की मात्रा बाद में आएगी। उत्तीर्ण, उत्तीर्ण, रे बहुत कम समय के लिए। तो याद रखिएगा ए वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है, बी, सी, डी ये अशुद्ध है। जो अपने पद से हटाया गया हो, अर्थात जैसे आपने देखा किसी को सस्पेंड कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है, तो जिसे अपने पद से हटा दिया जाता है उसके लिए आप एक शब्द किसका प्रयोग करोगे बताइए। उसके लिए आप एक शब्द देखिए, पद भ्रष्ट, पद से भटका हुआ। जो व्यक्ति पद से भटका हुआ होता है उसे पद भ्रष्ट कहते हैं। जो व्यक्ति पद पर सवार होता है पदानुगत, लेकिन पदच्युत का मतलब होता है यहां पर कि जिस व्यक्ति को उसके पद से हटा दिया गया हो, रेस्टिगेट कर दिया गया हो, डिसमिस या सस्पेंड कर दिया गया हो। याद रखिएगा डी आपका बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगला प्रश्न आ जाता है उपकृत। उपकृत, यदि आप उपकृत है, इसके लिए वाक्यांश क्या होगा। उपकृत शब्द के लिए वाक्यांश क्या होगा। जिससे उपकार हुआ हो, जिसने उपकार किया हो। देखिए जिससे उपकार होता है उस व्यक्ति को उपकारी कहते हैं, परोपकारी भी कहते हैं। जिसने उपकार किया हो वो भी वही, परोपकारी अर्थात दूसरों पर उपकार करने वाला। जो उपकार नहीं मानता हो उसे हम लोग कृतघ्न कहते हैं, और जिसके ऊपर उपकार किया गया हो उस व्यक्ति को उपकृत कहते हैं। तो जिस पर उपकार किया गया हो वो उपकृत हो जाता है। जो उपकार नहीं मानता हो कृतघ्न, जो उपकार मानता हो कृतज्ञ, जो उपकार करता हो वो परोपकारी। समझ रहे हैं मेरी बात। तो उपकृत का अर्थ है कि जिस पर उपकार किया गया हो। अगला प्रश्न आ जाता है जिसका दमन किया गया हो। जिसका दमन किया गया हो। अक्सर आप देखते हो कि किसी को दमन किया जाता है, उसको कमजोर समझकर उसकी जमीन आदि हड़पी जाती है, उस पर अत्याचार किया जाता है। दयनीय अर्थात आपने किसी की दयनीय दशा देखी, दया योग्य दशा देखी। दमनशील अर्थात जो व्यक्ति दमन करता हो, जैसे कि चीन में दमनशील सरकार है,
जो दमन करती है लोगों का, दमनीय अर्थात जिसका दमन किया जा सके, दमन करने योग्य, और जिस व्यक्ति का किया गया हो पहले ही, उसे दमित कहते हैं। जिसका दमन किया गया हो ऑलरेडी, उसे दमित कहते हैं। जो दमन होने योग्य होता है उसे दमनीय कहते हैं। जो दमनशील होता है अर्थात जो दमन करता हो। चलिए अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से एक तद्भव, तद्भव आप जानते हो ऐसे शब्द जो हिंदी में संस्कृत शब्दों के सरल रूप होते हैं। संस्कृत शब्दों के सरल रूप, जब सरल रूप होते हैं तो इनका उच्चारण अत्यंत ही सरल होता है, अत्यंत ही बढ़िया होता है। तो निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है पूंजी, नयन, मूर्ख या शकुन। पूंजी, नयन, मूर्ख या शकुन। आप सब जानते हैं कि जो मूर्ख शब्द है यह बोलने में सबसे ज्यादा, हमें तद्भव पूछा है। क्या पूछा है? तद्भव पूछा है। हमें तद्भव पूछा है तो याद रखिएगा पूंजी, नयन, मूर्ख या शकुन। तो ये जो पूंजी शब्द है जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, जो पूंजी शब्द है जिसके ऊपर भी चंद्र बिंदु लगा होता है, ये सदैव तद्भव शब्द होते हैं। जिसके ऊपर भी चंद्र बिंदु, ये तीनों के तीनों तत्सम शब्द होते हैं। नेन का बन जाएगा नेन, मूर्ख का बन जाएगा आपका मूर्ख, और शकुन का बन जाएगा शगुन। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द है। तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों आए हैं। जैसे उनका प्रयोग संस्कृत में होता है वैसे ही इनका प्रयोग हिंदी में भी होता है। ऐसे के वैसे के वैसे आ गए। विनती, अनहित, अटारी, डाकिनी, इन चारों में से पढ़ो, आपको एक शब्द उच्चारण कठिन लगेगा। एक का जो उच्चारण होगा बाकी तीनों के मुकाबले आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा। अनहित, विनती, डाकिनी, अटारी। तो ये जो डाकिनी शब्द है ये आपको बोलने में एक अलग सा लग रहा है, जबकि डाकिन बोल दो सीधा आपका हो जाएगा। तो डाकिनी ये एक तत्सम शब्द है। संस्कृत में ज्यों के त्यों हिंदी में आ गया संस्कृत से। इसका सरल रूप डाकिन होता है। अटारी अट्टालिका का सरल रूप है। अटारी अट्टालिका का। आगे आ जाता है हल्दी को संस्कृत में क्या कहते हैं। हल्दी से, यदि हल्दी का आप देखोगे तो हल्दी को संस्कृत में क्या कहते हैं और उसका सरल रूप हल्दी होता है। इस शब्द का सरल रूप हल्दी है। आपको बताना है संस्कृत में क्या कहते हैं। आपको बताना है संस्कृत में क्या कहते हैं। कल देखिए मैं आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ जो बैंक की वैकेंसी निकलनी है, पीओ क्लर्क, इसके लिए 100 क्वेश्चंस की 100 शुद्ध अशुद्ध वर्तनी कराने वाला हूं। बस इन्हीं को रटना दबा के, और मैं सिर्फ रटाऊंगा नहीं, चीजों को कराऊंगा भी। मेरी अपनी ट्रिक होती है। तो इसकी क्लास है तो उस क्लास को आप भी लेना। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, कल 200 क्वेश्चन कराऊंगा जिनमें पूरा जून का रिवीजन होगा। जून का करंट अफेयर रिवीजन, जून का करंट अफेयर। तीसरी क्लास जो होगी कल मेरी स्पेशल, उसमें आपका मोटिवेशन आएगा बहुत ही जबरदस्त। और वर्दी मेरा जुनून, कल से ध्येय वाक्य पर आधारित धुआंधार क्लास चलेंगी जुलाई में, सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए वर्दी मेरा जुनून। और तीसरी क्लास होगी 10 स्टैटिक जीके की, स्पेशल यूपी के और बाकी एग्जाम्स के लिए
स्टैटिक जीके की भारतीय संस्थाएं, 10 ऐसी संस्थाएं जिनका कल मैं पोस्टमार्टम करूंगा। चलिए बच्चा, और कल सुबह इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है, बहुत बड़ी खबर है, आपको भी जाननी चाहिए, वो भी क्लास होगी। तो हल्दी को संस्कृत में तत्सम में हरिद्रा कहते हैं। रे के ऊपर छोटी की मात्रा हरिद्रा कहते हैं बेटी। क्या कहती है? हरिद्रा कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे कहता है नारियल शब्द का तत्सम। हिंदी में आप नारियल कहते हो, लेकिन संस्कृत में नारियल को क्या कहेंगे? नारिकेल, नारिकेली, नारिकेल या नारिकेला। छोटी ई, बड़ी ई, इन सब मात्राओं का बहुत ही बेहतरीन तरीके से विश्लेषण करना। नारियल एक तद्भव शब्द होता है, संस्कृत में इसे नारिकेल कहते हैं। नारी के ऊपर छोटी ई की मात्रा होती है, शब्द बनता है नारिकेल। अगला प्रश्न कहता है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? 3 तत्सम है, एक तत्सम नहीं होगा। 3 तत्सम है, लेकिन एक तत्सम नहीं होगा। 3 इसमें तत्सम है। इंदु, इंदु अर्थात जो चांद होता है। दिनेश, सूरज। मनोज अर्थात ये जो होता है कामदेव। ये सारे के सारे तत्सम शब्द होते हैं, लेकिन रात, रात एक सरल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है रात्रि। रात एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है रात्रि। शियार का तत्सम रूप बताना है। गीदड़ शियार जो होते हैं, तो शियार का तत्सम रूप क्या होता है? हम नॉर्मल हिंदी भाषा में सियार बोलते हैं, ये तद्भव है। इसका तत्सम होता है आदि से ये आ रहे, आदि से ये आ रहे। शियार, श्यार, श्यार। जबकि जब इसको हिंदी में कहते हैं तो बनता है सियार। क्या बनता है? सियार। अगला प्रश्न आ जाता है मोहन सुंदर बालक है। मोहन सुंदर बालक है, इसमें विशेष्य क्या है? आपको जानना चाहिए। विशेष्य अर्थात जिनका वर्णन होता है या जिनकी विशेषता बताई जाती है। जिनका वर्णन होता है या जिनकी विशेषता बताई जाती है। विशेषण ऐसे शब्द जो विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं, जो किसी की बड़ाई करते हैं, विशेषता बताते हैं। प्रविशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। मोहन सुंदर है, किसका वर्णन हो रहा है? किसकी प्रशंसा हो रही है? मोहन की प्रशंसा। तो जिनकी विशेषता बताई जाती है, जिनका वर्णन होता है, उन्हें हम लोग विशेष्य कहते हैं। पूछे क्या विशेषता है? सुंदर, सुंदर। यहां पर बालक की विशेषता सुंदर बालक है। हालांकि सुंदर और बालक दोनों विशेषण है, क्योंकि ये मोहन की विशेषता है। इसका आंसर मोहन ही होगा, इसका आंसर मोहन होगा। मोहन बेकार बालक है, मोहन सुंदर बालक है। या बालक की विशेषता, मोहन को हटा दूं फिर कहूं यह सुंदर बालक है। सुनिए, बालक होगा इसमें विशेष है, क्योंकि मोहन की जगह यदि मैं यह कर देता हूं, यह सुंदर बालक है, यह सुंदर बालिका है, इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो याद रखिएगा बालक इसका सही विशेष्य होगा। अगला प्रश्न आ जाता है, फिर से वही पूछा है कि इनमें कौन सा विशेष्य पद है, या ऐसा कौन सा पद है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जिसकी विशेषता, जैसे हमने कहा उमा माहेश्वरी दयालु देवी हैं, तो आप देखोगे कि उमा ये एक संज्ञा शब्द है। आप सभी जानते विशेषण
संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। अगला आ जाता है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द किसकी विशेषता बताई जा रही है? ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। ठंडा पानी, आप देखो ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी बड़ाई हो रही है या जिसका वर्णन हो रहा है? वर्णन करने का मतलब है जिसके बारे में बात हो रही है। तो आप जानोगे पानी कैसा है? ठंडा। तो ठंडा एक विशेषण है। किसका? पानी का। तो याद रखिएगा, जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति, व्याप्ति मतलब सीमा, मर्यादित होती है, उसे क्या कहते हैं? मैं पढ़ाते हुए हमेशा सदैव आपको बताया हूं कि गाय, गाय तो दुनिया की सभी गाय, लेकिन मैंने कह दिया काली गाय। तो अब आप सिर्फ उन गायों की चर्चा करेंगे जो गाय काली हैं। मानो बेटी, मैंने एक जातिवाचक संज्ञा लिखी, मैंने एक जातिवाचक संज्ञा लिखी गाय, और गाय जातिवाचक मतलब वो सभी की बात कर रही है, परंतु इसके पहले मैंने काली लिख दिया तो शब्द मेरा बन जाएगा काली गाय। तो काली से एक गाय के ग्रुपिंग हो गई, गाय की जो सभी गायों की बात हो रही थी अब सिर्फ काली गाय की बात हो रही है। तो संज्ञा शब्द मर्यादित हो गया, संज्ञा शब्द की सीमा निर्धारित हो गई। तो किसने की सीमा निर्धारित? काली, लाल। इन शब्दों को विशेषण कहते, इन शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो विशेषण संज्ञा की सीमा भी मर्यादित करते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा विशेषण नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से भयभीत, अचानक से आवाज होने के कारण राधा भयभीत हो गई। राधा क्या हो गई? भयभीत। यह विशेषण है। शिवाजी निर्भीक सेना नायक थे, बिना बिना उनको किसी का भय नहीं होता था, उनकी विशेषता थी। रावण भीरू व्यक्ति था, यह भीरुता उसकी विशेषता थी। मुझे भय है। भय मतलब एक भाववाचक संज्ञा। मेरे मन में एक प्रकार के विशेष प्रकार के भाव को जब मैं डरता हूं तो मैंने उसे नाम दिया भय। तो याद रखिएगा, भय भाववाचक संज्ञा है, यह एक विशेषण नहीं है। कह रखा है ऋषि, ऋषि संज्ञा शब्द है। ऋषि एक संज्ञा शब्द है, इससे विशेषण बनाइए। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण बताइए। जैसे मैंने कहा ये एक साधु है, इनके अंदर साधुत्व है। इनके अंदर कौन सा तत्व है? साधुत्व तत्व है। ये साधु है, वो भी संज्ञा भाववाचक बनी। तो ऋषि से याद रखिएगा, ऋषि से जो संज्ञा शब्द बनेगा उसे आर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ष। ऋषि ये आर्ष व्यक्ति है, अर्थात ऋषि के गुणों वाला व्यक्ति है। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। कितने पेज हैं? 500 पेज हैं। कौन से ग्रंथ में? उस ग्रंथ में। अब अगर आप देखोगे तो यहां पर दो विशेषण हैं, 500 संख्यावाचक और उस, इस या उस, अर्थात मैं इशारा कर रहा हूं। गुण भी नहीं हो सकता, परिमाण भी नहीं हो सकता, किलो 10 किलो। व्यक्तिवाचक का अर्थ तो उस शब्द जो है संकेतवाचक है, जबकि 500 ये संख्यावाची विशेषण है। 500 एक संज्ञावाची विशेषण है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, 10 बजे से बॉबी सर और अमित वर्मा सर 12 घंटे की निरंतर मैराथन लेकर आ रहे हैं।
आज की क्लास अपने आप में अद्भुत क्लास होगी। 2 मैथ के जिंदा दिल, एक एसएससी के मुखर्जी नगर में सिक्का चलता है, और बॉबी सर आपके यूपी के एग्जाम्स के लिए धुआं धुआं कर देंगे अभी मेरी क्लास के बाद 10 बजे से। सबको बने रहना है। यही पहचान है कि हर एक आपके जितने भी टीचर गुरुजी हैं वो आपके लिए आपसे ज्यादा चिंतित। उन्हें इस बात की कोई तनख्वाह नहीं मिलती ज्यादा कि आप ज्यादा पढ़ाओगे तो आपको ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, लेकिन वो चाहते कि हमारे बच्चे सीखें, उनके अंदर पढ़ने का जुनून पैदा हो, वो कुछ बने। अब आपकी बारी है कि आप इसका फायदा कितना उठा सकते हैं। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची बताइए। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची आपने देखा होगा, चंद्रहास रावण की तलवार हुआ करती थी, तो तलवार से संबंधित है। तलवार का एक पर्यायवाची करवाल होता है, तलवार का एक पर्यायवाची खड़ग होता है, तलवार का एक पर्यायवाची तलवार भी होता है। और आप जानते हैं तलवार ऐसी चीज होती है जो आपसे कुछ भी करवा लेती है। कुछ भी करवा, तेरे हाथ में तलवार है तो कुछ भी करवा सकता है। तो मैंने आपको ट्रिक से बताया है। तो चंद्रहास करवाल इसका सही उत्तर है। चांदनी कुमुदनी पक्षी अंडज और मनमथ अर्थात मनोज अर्थात कामदेव अर्थात धनवा, तो 14 का उत्तर डी होगा, जो कि आपका बिल्कुल सही है। 15 आ जाता रूख। रूख का पर्यायवाची बताना है। रूख का पर्यायवाची याद रखिएगा। वृक्ष क्या होते हैं? वृक्ष सूखे रहते हैं, रूखे रहते हैं। वृक्ष, विटप, ये सारे के सारे पेड़ के पर्यायवाची होते हैं, वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं। रूख पेड़, पादप, विटप वृक्ष। प्रसून फूल का पर्यायवाची होता है, फूल का पर्यायवाची। तो 15 का जो उत्तर होगा वो ए होगा। 15 का जो उत्तर होगा वो ए होगा। अभी जाना नहीं है, और क्वेश्चन है। पूरे 50 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इनमें से एक तद्भव शब्द चाहिए तो हो गए। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 16, भिरमर का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से एक भिरमर का पर्यायवाची नहीं है। भिरमर मतलब भौरा। इनमें से एक भौरा का पर्यायवाची नहीं है। भौरा का भी बहुत ही पूछा जाता है। चंचरीक बहुत चंचल होता है। शिलीमुख, बाण का भी पर्यायवाची शिलीमुख होता है। मिलिंद, भंवरा, मधुकर, मधुप, ये सारे के सारे भौरे के पर्यायवाची होते, लेकिन शलभ ये भौरे का पर्यायवाची नहीं होता। क्वेश्चन संख्या 17, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? जनार्दन किसका पर्यायवाची है? जनार्दन किसका पर्यायवाची है? जनार्दन, हे जनता, जनार्दन, हे प्रभु, जन आर्दन, जनों का दर्द हरने वाला, उसे आप चक्रधर भी कहते हैं, उसे पीतांबर भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, भगवान विष्णु जनार्दन के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से? जनार्दन के नाम से। विडोला ये किसका पर्यायवाची शब्द है? ये कुछ तो इतने महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द होते कि जुबान पर रटे रहने चाहिए। विडोला किसका पर्यायवाची शब्द है? तो याद रखिएगा, जब भी कोई ऋषि मुनि या कोई राक्षस तपस्या करता था तो इसका सिंहासन डोल जाता था। याद रखिएगा, इंद्र को विडोला, विडोज, इन सभी नाम से, पुरंदर, इन सभी नाम से भी जानते हैं। ट्रिक देखो कितनी अच्छी। आपने पहले पुराने जमाने के धार्मिक हमारे टीवी चैनलों पर धारावाहिक देखे होंगे, तो उसमें एक चीज देखी होगी कि जब भी कोई ऋषि मुनि, कोई आम आदमी, कोई राजा
या कोई दानव या राक्षस अगर यज्ञ करने लगता था, इसका सिंहासन डोल जाता था। विडोला इंद्र। शशक का पर्यायवाची बताना है। शशक किसका पर्यायवाची होता है? चंद्रमा का शशि होता है। शिशु बच्चा। मृग इसका भी नहीं होता। तो याद रखिएगा बेटी, शशक खरगोश का पर्यायवाची होता है। शशक खरगोश का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन संख्या 20, अभिजात का पर्यायवाची बताइए। अभिजात का पर्यायवाची बताइए। एक चीज और याद रखिएगा, इसमें पूछा कौन सा नहीं है, इसका एक विशेषण शब्द भी बनता है अभिजात्य। तो श्रेष्ठ, कुलीन और आर्य ये अभिजात के पर्यायवाची है। महीप ये राजा का पर्यायवाची है। महीप ये राजा का पर्यायवाची है। पारथ का पर्यायवाची है। हे पारथ, गांडीव उठा। हे मेरे पार्थों, अपनी कलम उठाओ और इस कलम से खुद के भविष्य लिखो, खुद का भविष्य। इस कलम के द्वारा क्रांति लिख दो और बता दो कि कलम से क्रांति। पारथ का पर्यायवाची होता है अर्जुन। पारथ का पर्यायवाची होता है अर्जुन। यमुना शब्द का पर्यायवाची, कल की जो स्टैटिक जीके की क्लास होगी, जिसमें भारत की 10 संस्थाएं, अद्भुत क्लास होगी। अशुद्ध शुद्ध शब्दों की, चाहे वो इजराइल के ईरान पर अटैक की बात हो, धर्म युद्ध की बात हो, या कल आपकी और कौन सी क्लास थी इसको मैं बता रहा था, 200 करंट अफेयर की क्लास हो। यमुना शब्द का पर्यायवाची होता है अर्कजा। अर्क माने सूरज, सूरज की पुत्री अर्कजा। पुष्कर तालाब, तरंगिनी ये हो जाती है बच्चा, इसका यमुना से तरुणी तनुजा यमुना होता है। तरणी तनुजा यमुना। शाखा मृग, जिस तरह एक मृग, एक हिरन एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है, इसी तरह एक शाखा से दूसरी शाखा, पेड़ की एक डाल से दूसरी डाल तक कौन उछल कूदता रहता है। अगर आप इसका अर्थ निकाल देते, हमेशा आपका आंसर होता वानर। जो बंदर होता है वो कभी एक डाल पे नहीं रहता, एक से दूसरी डाल पर उछलता कूदता रहता है। अंधकार का पर्यायवाची बताइए। अंधकार शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अंधकार शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तुरंग, घोड़ा। याद रखिएगा तिमिर। तिमिर जो होता है ये अंधकार का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन संख्या 25, जल का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? जल का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? बताइए बच्चा। जल का पर्यायवाची तो हम सभी जानते हैं, अमीय, मद, पावस तो वर्षा, ये कोई सा नहीं होता। उदक, वारी, तोय, जल, पानी, ये सारे के सारे जल के पर्यायवाची होते। ये तो कुल मिला के 25 और 20 वो 45 क्वेश्चन है। अपना स्कोर बताइए आज आपका कैसा। फिर से एक बार आपसे प्रार्थनाएं, रिक्वेस्ट, कुछ भी समझ लीजिए बाबू मेरे, कि 10 बजे से आप ही के बड़े भाइयों के जैसे जो मेहनत करके आपको 12 घंटे मैराथन दे रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास में जरूर आएं, गणित की क्लास में, और उन साथियों का हौसला और साथ साथ में सीखें। 0 से क्लास होगी। जितने भी बच्चों को मैथ नहीं आता वो अपनी जिंदगी के इन घंटों को एक किसी अच्छे काम में लगाएं और सीखें। कल की क्लास के लिए तैयार रहें। और आज जो 11 बजे स्टैटिक जीके होती है वो नहीं होगी, क्योंकि वो सोमवार से शुक्रवार तक होगी। सैटरडे शनिवार को कुछ स्पेशल मैराथन होती है, तो वो बच्चों को उनकी सपोर्ट करना आपको जरूरी है, वो भी जरूरी है सभी सब्जेक्ट।
इस बार मैं बता रहा हूं, पूरा कंटेंट देखो पहली क्लास से दूसरी क्लास तक, चाहे वो यूपी जीके की क्लास हो अमित सर की, चाहे वो त्यागी जी की जीके की क्लास हो, चाहे मेरी हिंदी की क्लास हो, चाहे गणित की क्लास हो, चाहे भाई पुलकित सर की रीजनिंग की क्लास हो, एक एक क्लास आपके ऊपर जान डालने वाली है, रटाने जैसा कुछ नहीं है, और प्रत्येक मिनट की आपको वैल्यू दी जाती है, एक एक सेकंड की। आप इसको रिजल्ट में बदल देना, यही आपसे रिक्वेस्ट है कि बेटी इसको रिजल्ट में बदल देना। सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एग्जाम्पल को अभी गणित की कक्षा स्टार्ट होगी, उसमें आना, और कल के लिए भी कॉपी पेन लेकर तैयार होना। कोई समस्या है तो कमेंट करके बताया करो क्लास कैसी लगी। तुम्हारे हाथों में मेहंदी नहीं लगी, कमेंट कर सकते हो, तो बताना स्कोर कैसा है, क्लास कैसी लगी। बाकी थैंक यू आप सभी का। उम्मीद है कि 10 बजे वाली क्लास में आप जरूर आएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर।